मेरी स्टोरी बहुत सिंपल सी है कि मैं अपने मेंटल इलनेस से परेशान था और मुझे किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती थी। अगर मैंने कोई भी सब्सटेंस लिया तो उसके बाद मैं उसको एज ए साइंटिस्ट चेक करता था कि इसका प्रभाव क्या हो रहा है मेरे ऊपर। तो मुझे हमेशा आंसर मिलता था कि ये एक मज़ा देता है डेफिनेटली, लेकिन खालीपन तो भरता नहीं है भाई। फिर मैं इस चीज़ के खोज में निकल गया कि वो कौन सा हाई है, वो कौन सा ट्रिप है, वो कौन सा नशा है जो मुझे बर्बाद नहीं करेगा बल्कि मुझे हेल्प करेगा, और जो मुझे ऊपर ले जाएगा, नीचे नहीं ले जाएगा, और जो ट्रिप ख़त्म होते ही वापस नहीं गिर जाएगा। तब मैं आस्ते आस्ते थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुका और मैंने ध्यान साधना और बहुत तरह की साधनाएं मैंने ट्राई की। एक सबसे सिंपल जो टेक्निक गौतम बुद्ध ने बताई है, उससे पहले विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने बताई है कि आप अपनी आती जाती सांस को देखें, आंख बंद कर लें, और सांस को कोई प्राणायाम नहीं करना है, वो अपने जैसे भी फ्लो हो रही है आप उसको देखें। इससे होता क्या है कि ये जो मन मन हमेशा पास्ट या फ्यूचर में रहता है, या तो भूतकाल या भविष्य काल में रहता है। तो ये सांस को देखने से आदमी अचानक से प्रेजेंट और वर्तमान में आ जाता है, और जिसके वजह से उसका एंजाइटी, दुख, ये सब कट जाता है। तो ये एक सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल टेक्निक है मेरे हिसाब से। प्रेम और भक्ति इजीएस्ट पाथ है। तो जो प्रेम आपने नशे में लगा रखा है उसका 1% भी आप भगवान को दे दीजिएगा तो मुझे लगता है बहुत फायदा होगा। सुबह के 4 बजे हुए हैं एंड वी आर हैविंग दिस पॉडकास्ट। तो जितनी हमने मेहनत की है इसको बनाने के लिए, उतनी मेहनत से आप अपनी जीवन को संवारने और सुधारने के लिए भी मेहनत कीजिए। You have started watching the Vikram Sethi podcast. Please don't forget to share this podcast with an addict or their families, and don't forget to hit the subscribe button. I hope you enjoy the show. Welcome everyone. Welcome to the Vikram Sethi podcast, the Quit Drugs Like Me podcast. And this time I'm with my good friend Akash Singh from Kolkata. And Akash is an alt rocker. He's a beautiful human being, and he's a very deep spiritual being, and I take inspiration from him every day. And all in all, he's a very honest person. And बड़ी खुशी की बात है कि जब मैं ये किताब लिख रहा था तो इस किताब की प्रूफ रीडिंग और इसके चैप्टर्स की जो वेट है और जो उसमें से निकलता है वो आकाश जी ने मुझे बताया है। आकाश वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीड माई बुक, बिकॉज आखिर में हम इनकी सबसे खास विशेषता की बात करेंगे। ये एक ऑथर हैं, पब्लिश्ड ऑथर हैं, और जिनकी किताब द लेबर पेन्स ऑफ अ बॉल्डिंग मैन इज अ very good book. I've read it, and I recommend everyone to read it. It's available on Amazon, and उसका लिंक नीचे हम दे देंगे आपसे. So all in all, Akash is the best person to talk about regarding the book, and otherwise also जीवन में जो परेशानियां एक एडिक्ट को आती हैं या एक आम आदमी को आती हैं और उनको कैसे पार पाया जाता है, स्पेशली स्पिरिचुअलिज्म की तरफ से, और अच्छे से जीवन बिताने की जो प्रणाली है उसके लिए आकाश जी एक बहुत बढ़िया हमारे लिए स्रोत हैं। तो वेलकम वेलकम आकाश जी। आई होप दिस इंट्रोडक्शन डज सम जस्टिस टू योर टैलेंट सर। वेलकम। जय माता रा। जय मातारा. I hope I'm audible. यस। Hello everyone, I'm Akash, and I'm deeply grateful for that introduction. My dear friend, um, and my elder brother
Mr. Vikram Sethi has spoken very kindly of me, and he has shown me in quite a high regard. I'm a writer, I'm a philosopher, I'm a advertising copywriter, and I sell my poetry ebooks personally through my own Gmail, for which I will provide my email ID. But that's not the point. The point is that Mr. Vikram Sethi is a very, very interesting and a very dynamic personality who has seen the full spectrum of life from the lowest lows to the highest highs. And he's a self made man. He, um, he knows what it takes uh, to not only quit drugs and stay quitting drugs, but also to weave a beautiful life around it, a successful life in all measures, whether it is financial success, whether it is personality development. By the way, Mr. Vikram Sethi has a lot of knowledge about personal coaching and personality development, and he's an independent thinker and he's a social activist. He helps people who are stuck in drugs and the worst kind of drugs like heroin, poverty, a cycle of poverty, crime, heroin, depression. So he goes out of his own way and helps them, and which is a very altruistic thing to do. Um, I consider myself lucky to be doing this podcast, and let's begin. All right. All right. So thank you for that introduction for me, Akash Paji. And you can, drop the mic because it's giving a certain blow in the mic also. Okay. It's all right if you drop it. You're audible. Is it okay? Yeah, it's better. Okay. So, all right. So first things first, as you know, as everybody knows, that I've written a book. The book is called Quit Drugs Like Me, and it's about my own journey of quitting drugs and my endeavor of you know guiding other people, mentoring other people by my own story, inspiring them to quit drugs and to get successful in life. And since you were the first person who read the book before it got published, I'd like some pointers from your side, some insight from your side, some reviews from your side, sir. Some very honest reviews. Anything you like or dislike about the book, we'd like to know. The listeners would like to know. Please, sir. So, hello, listeners. The the thing about this book is that it comes from practical experience. It is written by a man who is not theorizing, who is not merely theorizing. It's written by a man who's been through every rung of the ladder, from the bottom to the top. And it's a deeply personal story full of grief, challenges, self discovery, perseverance. And what is unique about this book is that it has a lot of independent, out of the box thinking. Because Mr. Sethi here has created something which is quite simple to read, yet its depths are very profound, and moreover, it's a sort of a practical to-do manual. It's a self-help book, and he has borrowed from a diverse range of topics like psychology, like cognitive behavioral therapy, uh, and he has a chapter about his own story, with on which he has written very candidly and frankly. Uh, it takes a lot of courage to expose your life like that in front of uh, thousands and thousands of people.
Um, it takes a serious lot of courage to come out to the world and say that, yes, I have been an addict, because society does not understand that addiction is a disease. Society thinks that it's a self chosen, um, criminal, dark, hedonistic, self obsessed pursuit for pleasure, which it's not. Um, I have never met an addict who never had any trauma. I think it's a coping mechanism for pain. People take to drugs or alcohol or sex or shopping or gambling in order to escape their inner emptiness and loneliness. And it's a coping mechanism. It's an unhealthy coping mechanism, but they are victims. They should be helped and loved and understood, and they should not be marginalized by the society. And the most important, the USP, the unique selling point about this book, which I, in my personal humble opinion, is that it's a very scientific book. It borrows from a lot of psychological literature, uh, mixed with a lot of personality development, self-help techniques, mixed with a personal story of addiction recovery, and along with that, how you can handle withdrawals, how you can structure a life of meaning and purpose and have a goal, and you can create a life full of love, laughter, and life, and success and positivity, which will ultimately overshadow uh, the the dark monster of addiction. That's what I would like to say. Right, right. Thank you, sir. Thank you for your views. And Akash, you've been to Chandigarh. You've been to my place. You've had to interact with all those subjects, all those people that have joined me in my mission, and the people that we are treating every day. We are helping people to get out of addiction. You've had a word with them, many of them, going back about a year or year and a half from now. So, apart, this book is a good thing. The book inspires people, it gives them hope, and anybody can read it and take you know inspiration from it. But doing social work uh, is the main thing that has been my inspiration. That is what I've been doing. That is what the mission is. So more than the book, I'd like to talk about the mission also. And you've been here. You've talked to a couple of people that have benefited from our Morcha, Naujawan Morcha, that we've set up for de-addiction and rehabilitation, occupational rehabilitation of these people, of addicts. So I'd like you to speak, little about that initiative also, since you've been here. Yes, I met many of Mr. Sethi's members of Naujawan Morcha. And since it's very common knowledge that Punjab is really infested with the problem of drugs and crime, and there's a drug culture. So I've talked at length to these people who come from small villages, जिसको पंजाबी में पिंड बोलते हैं. I'd और like to interrupt a little. भैया, अगर हो सके तो हम हिंदी में ही वार्तालाप करें, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो हिंदी पंजाबी भी ज्यादा समझते हैं. एंड सिंस लास्ट टाइम आई हैड अ गेस्ट फ्रॉम स्वीडन, विक्टर, उसके साथ तो मैं हिंदी में बात कर नहीं पाया बिकॉज उसको आती नहीं थी. आपको आती है तो आई जी, अगर हम हिंदी में ज्यादा बात करें ताकि ज्यादा. हाँ, जी. अच्छी बात है, अच्छी बात है. जी. तो मैं इन लोगों से मिला और मैंने इनसे बातें की.
और ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक विषय है कि अम, लोग अपने आप जुड़ते चले गए, एक तरह का डायनेमो इफेक्ट बना। जी। और ये एक गौरतलब बात करने की बात है कि अ, मैंने देखा है विक्रम भैया को, इन लोगों को अपने घर में रखते हुए, इनको अपने अपने साथ बैठ के इनको खाना खाते हुए, अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करते हुए। तो अम, एक एडिक्ट को सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, सहानुभूति नहीं, प्यार, दोनों में अंतर है। जी। अ, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि एक एडिक्ट बहुत दर्द में होता है, और बहुत ही उसके अंदर बहुत तरह तरह के अंतर्द्वंद होते हैं। उसके दिमाग में बहुत एंजाइटी होती है, वो हर बहुत सारी परिस्थितियों से लड़ रहा होता है। तो एक दिशाहीन व्यक्ति को एक दिशा दिखाना कि आप अपना खुद का लाइफ ठीक कीजिए, और उसके बाद आप जब खुद ठीक हो जाइए तो आप ये मैसेज कैरी फॉरवर्ड कीजिए, आप ये संदेश अपने दूसरे भाइयों तक ले जाइए, दूसरे भाइयों बहनों तक ले जाइए, जो अभी भी नशे की गिरफ्त में हैं और जिनके घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब क्योंकि एडिक्ट एक बहुत अकेला आदमी होता है, और उसका रिश्ता सिर्फ उसके एडिक्शन और उसकी तन्हाई और अम, पहले तो हमको ये डिमार्केट करना पड़ेगा कि एक सोशल ड्रिंकर और एक एडिक्ट में बहुत अंतर होता है। सोशल ड्रिंकर मस्ती मजाक बातचीत टेंशन हटाने के लिए पीता है, लेकिन एडिक्ट के पास चॉइस नहीं होती, उसको यूज करना ही पड़ता है। और वो एक अपनी दुनिया में खोया रहता है, और वो बहुत ही अकेला होता है। और एक ऐसे इंसान को एक कम्युनिटी देना, एक पर्पस देना, एक उद्देश्य देना, एक परिवार देना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देना, इससे लोगों में चेंजेस आती हैं। और I would like to use just one English phrase that people feel that they are part of something bigger than themselves. उनको लगता है कि मेरे जीवन, मेरा प्रॉब्लम, मेरा एडिक्शन, इससे भी बड़ा मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं खुद को भी सुधार सकता हूँ और समाज को भी सुधार सकता हूँ। तो इससे लोगों में एक दिशा, लोगों को एक दिशा मिलती है, एक जज्बा मिलता है, और एक मिशन मिलता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि एक परिवार मिलता है, दोस्त मिलते हैं राइट। जो उनको जज नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी सोसाइटी एक एडिक्ट को जज करती है, उसको गलत नज़रिए से देखती है। और मेरे हिसाब से एडिक्ट किसी चीज़ का भूखा होता है तो वो प्यार का होता है। और अगर उसको ऐसे दोस्त मिले, ऐसे मेंटोर्स मिले, ऐसी कम्युनिटी मिले जहाँ पे उसको लगे कि मैं यहाँ पे वेलकम हूँ, यहाँ पे कोई मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेगा, जज नहीं करेगा, लोग मेरी बात समझेंगे, मेरी प्रॉब्लम समझेंगे, तो एक ऑटोमेटिकली एक खुशी आती है जिसके पीछे वो पूरे जिंदगी भाग रहा था, राइट। राइट। नशे नशे के थ्रू लेने के लिए। राइट। तो जब आदमी को प्यार मिलता है तो ब्रेन में ऑटोमेटिकली ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, जी। सेरोटोनिन डोपामाइन सिक्रीट होता है, और उसको लगता है कि मेरा भी कोई है इस दुनिया में, कोई मुझे भी सुनने वाला है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा। जी। जी। दैट्स राइट। इसीलिए जो ये किताब है जिसमें आपने नारकोटिक्स अनोनिमस का सहारा लेने के बारे में और अपनी फैमिली में और ऐसे लोगों में सहारा लेने के बारे में बात की गई है जो आपकी प्रतिभा को पहचानते हो, जो आपके नशों की लत को पहचानते हो और जो आपको बाहर आने में मदद करने में सक्षम है और जो आपकी मदद करना चाहते हैं। तो यू आर वेरी राइट सर।
and we have been trying to build a community, and we have been able to successfully build a community of these recovered addicts, which I'm a proud part of. And तो भैया, आपका अपना कोई एडिक्शन के साथ कोई चैलेंज रहा हो, कोई एनकाउंटर हुआ हो, उसके बारे में कुछ बताइए, सिंस वी आर ऑन दैट टॉपिक। एडिक्शन से मेरा चैलेंज तो है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। फॉर्चुनेटली कुछ ईश्वर की कृपा रही, मैंने कभी हार्ड ड्रग्स नहीं किया। बट मैंने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा है हेरोइन वगैरह से। आ, मैं थोड़ा बहुत अल्कोहल और मैरिजुआना पीता था। उसके बाद मैंने 6 साल क्लीन निकाले थे, खुद के दम पे। और उसके बाद लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि मैं रिलैप्स किया था। और अभी मैं वापस से 4 साढ़े 4 महीने क्लीन चल रहा हूँ। तो आ, मैं यही बोलूँगा कि मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो मुझे सबसे गहरी लेसन मिली है, आम, एक तो मैं बहुत लकी रहा कि मैं कभी एक्सट्रीम एंड ऑफ एडिक्शन मैंने कभी नहीं देखा। आ, कभी मैंने ऐसे शराब पी के मार पीट करना वगैरह इस तरह की चीज़ें मैंने कभी नहीं की। और क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं उसको एज अ एक जरिया यूज़ करता था ताकि मैं अपने ख्यालों में और डूब सकूं और फाइनर डिटेल्स खोज सकूं। राइट, दिस हैपेंस विद मेनी मेनी आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक फील्ड में लोग ऐसा यस। करते हैं। हाँ। तो बहुत बार ऐसा लगता था मुझे कि लाइफ बहुत खोखली है, और जो एक नॉर्मल लाइफ में चीज़ें होती हैं, पैसा, गाड़ी, वाइफ, किड्स, बच्चे, सक्सेस, शोहरत, इसके साथ में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा अगर विक्रम भैया की परमिशन हो। जी जी प्लीज। अम, कि मैं थोड़ा मेंटल इलनेस के बारे में बात करना चाहूँगा। श्योर श्योर, ये क्योंकि जो अंडरलाइन कॉजेज हैं इनके बारे में तो बात करना ही है हम। प्लीज गो अहेड। क्योंकि जैसे विक्रम भैया का मिशन है ड्रग्स का लेके, वैसे मेरा मिशन है मेंटल इलनेस को लेके, क्योंकि मैं बचपन से क्लिनिकल डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स से पीड़ित हूँ। राइट। और मैं करीब 20, और इसके बारे में भी समाज में बहुत गलत फहमी है। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक मन की बात है, बट एक्चुअली जैसे किसी आदमी को अ, किसी आदमी को डायबिटीज हो और अगर वो इंसुलिन ना ले, तो इसमें उसका कोई विल पावर का बात नहीं है। अगर कोई आदमी डिप्रेशन में 3 दिन से बेड पे पड़ा हुआ है, नहा नहीं रहा है, अपनी जॉब छोड़ दिया, अपने दोस्तों को भूल गया, अपने आप को बंद एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया, तो इसका कारण है कि ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ठीक से नहीं बनते। तो जितनी दवाइयाँ ज़रूरी है उसके साथ काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, बहुत एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी जो बुद्धिज्म से हम लोग लेते हैं, जिसमें ध्यान का सहारा लिया जाता है, जी विपස්සना। ये बहुत सारी टूल्स हैं जो लोगों को पता नहीं है, और ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जिसके लिए लोग लाखों लाखों रुपए की कोचिंग्स लेते हैं और सेमिनार्स करते हैं। राइट। बट मुझे लगता है कि लोग इतने दर्द में हैं कि ये सब चीज़ों को फ्री या नियर अबाउट फ्री या बहुत मार्जिनल रेट में देना चाहिए। एनी हाउ वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो मेरी स्टोरी बहुत सिंपल सी है कि मैं अपने मेंटल इलनेस से परेशान था, और
मुझे किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती थी। अगर आप मेरे सामने 5 करोड़ रुपए भी रख दो तो मतलब ठीक है, मतलब मैं आधे घंटे के लिए खुश होऊंगा। अगर आप मेरे को ऑडी गाड़ी में बैठा दो तो मैं 20 मिनट के लिए खुश होऊंगा। बट आप मेरे को किसी सुपर मॉडल से मिलवा दो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए खुश होऊंगा। बट हमेशा मेरे अंदर एक खालीपन, एक सूनापन, और मुझे दुनिया बहुत बेरंग लगती थी। और एक एडिक्ट का होता है कि उसको जिंदगी में रंग चाहिए। Yeah. वही हंसी, वही शाम, वही महफिल। अभी मैं थोड़ा शायराना हो रहा हूँ क्योंकि पेशे से तो मैं शायर ही हूँ। नहीं, प्लीज गो बैक। तो अ, हाँ, हाँ, तो इसमें मुझे एक मेरी लिखी हुई शायरी याद आ गई कि आप बोलो तो मैं, हाँ, आपकी प्लीज, इजाज़त हो तो। जल्दी जल्दी करिए। हाँ, तो उसमें मैंने लिखा था कि मस्जिदों की क्या कहें, मैं खाने में भी जला हूँ मैं। मस्जिदों की क्या कहें, मैं खाने में भी जला हूँ मैं। वरना लोग तो यूं ही आकाश को काफिर कहते हैं। क्या बात, वेरी गुड सर, हाँ हाँ हाँ। वेरी नाइस। तो कहने का मतलब है कि मेरी एक प्रैक्टिस हुआ करती थी कि जब भी मैं ड्रिंक करता था या कुछ भी, तो मैं आंख बंद करके, जैसे अगर मैं कोई क्लब गया या पब गया तो मेरे सारे दोस्त उधर डांस कर रहे होते थे, बट मैं अकेला एक साइड में सीट पे बैठ के, मैं हमेशा आंख बंद करके अपने अंदर चेक करता था कि मेरे अंदर जो खालीपन है वो भरा कि नहीं। अगर मैंने कोई भी सब्सटेंस लिया तो उसके बाद मैं उसको एज ए साइंटिस्ट चेक करता था कि इसका प्रभाव क्या हो रहा है मेरे ऊपर। तो मुझे हमेशा आंसर मिलता था कि ये एक मज़ा देता है डेफिनेटली, लेकिन खालीपन तो भरता नहीं है भाई। और कोई भी नशे के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब बॉल ऊपर जाती है, जब हाई जब नीचे आता है तो आदमी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है, और ज़्यादा खाली, अकेला, सूना, जिंदगी और मीनिंगलेस, बेरंग लगती है। और उसको फिर से एंग्जाइटी होती है कि कल फिर एक नया दिन होगा, फिर से उठना पड़ेगा। तो फिर मैं इस चीज़ के खोज में निकल गया कि वो कौन सा हाई है, वो कौन सा ट्रिप है, वो कौन सा नशा है जो मुझे बर्बाद नहीं करेगा बल्कि मुझे हेल्प करेगा, और जो मुझे ऊपर ले जाएगा, नीचे नहीं ले जाएगा। और जो ट्रिप खत्म होते ही वापस नहीं गिर जाएगा। तब मैं आस्ते आस्ते थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुका, और मैंने ध्यान साधना और बहुत तरह की साधनाएं मैंने ट्राई की अपने लाइफ में। और कुछ ऐसा परमात्मा का कृपा हुआ कि मैं एक स्पिरिचुअल एडिक्ट बन गया। मैं 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 अपनी खुशी स्पिरिचुअलिटी में ढूंढने लग गया और उस पर रिसर्च करने लग गया। तो मेरा तो यही बोलना है, मेरी बस इतनी सी कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं आज भी स्ट्रगल करता हूँ। एक कहावत है एनए में, नारकोटिक्स एनोनिमस, वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट। ये एक हर दिन की लड़ाई है। वी टेक इट वन डे एट अ टाइम। और हर दिन आपको मज़ा ढूंढना होता है। बस आपके पास ये चॉइस है कि या तो आप नशे लगा लो और दुनिया से भागो, एस्केप करो, और थोड़ी देर का मज़ा, और फिर जब वो नीचे ही आता है तो फिर वही डिप्रेशन, वही एंजाइटी, वही खालीपन, वही सूनापन, वही लड़ाई झगड़े, वही बेचैनी। और एक दूसरा रास्ता है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, आप अपने खोज में निकल जाएं। राइट। क्योंकि जो भी पीर फकीर संत साधु बोलते हैं कि जो आनंद है, सच्चित आनंद, वो हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर है। तो अब बाहर हम कब तक भटकेंगे? पैसा आता है चली जाता है, नई मर्सिडीज आती है, फिर 4 महीने बाद वो भी पुरानी सी लगती है, लगता है इसकी मॉडिफिकेशन करवा लो। कोई गर्लफ्रेंड बनती है, फिर 4 महीने बाद उससे जो लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। तो ये दुनिया में सब कुछ तो नश्वर है।
हाँ, ऐसा मैंने पढ़ा है। मैं नहीं बोलूंगा कि मैं कोई संत हूँ या और आई एम एनलाइटेंड या मैं कोई बुद्ध पुरुष हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। बट मैंने ऐसा पढ़ा है कि सच्चित आनंद, वो जो असली नशा है, वो हमारे अंदर है। और हमको उसको खोजने का प्रयास करना चाहिए, और ये जीवन उसीलिए मिला है क्योंकि वो बहुत मुश्किल रास्ता है, बट जिस दिन आप वहां पे पहुंच गए, उस दिन जो खुमारी चढ़ेगी वो फिर कभी उतरेगी नहीं। और फिर बहुत ही रंगीन दुनिया है। जी। और जो आपके छोटे मोटे सुल्फे और इन एलएसडी, इन सब चीज़ों से बहुत बहुत ही एक नायाब नशा है। एक एक सूफियाना एक एक जगत और है, जो इस मैटर, इस जो दिखता है इससे ऊपर कुछ है, मैंने महसूस किया है। जी। और करोड़ों लोगों ने महसूस किया है हिस्ट्री में। और ये जो बातें हैं, ये किताबी बातें नहीं है। ये जो ग्रंथ हैं, ये ऐसे नहीं है कि बस किसी ने लिख दिया। तो मैं तो यही बोलूँगा सारे लिसनर्स को कि आप असली नशे की तरफ जाइए। नशा करना तो ज़रूरी है, वरना लाइफ तो अनबेरेबल है। टू रिप्लेस आ, बैड बैड नशा विद गुड नशा। गुड नशा, क्योंकि आ, भगवान ने बोला है कि ये मृत्यु लोक है। इसका नाम ही है मृत्यु लोक, दुखालयम अशाश्वतम। तो आ, आप एक वो जो प्रेयर हम बोलते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमको अंधेरे से लाइट की तरफ ले जाए। मृत्यो माँ अमृतंगमय, हमको मृत्यु से अमृतत्व की तरफ ले जाए। तो मैं बोलूंगा कि नशा करना तो जरूरी है भाई। बस यही है कि अपने अंदर नशा ढूंढो। मैं बस इतना बोलूंगा। बहुत बढ़िया बताया आपने भैया। तो बीइंग अ डीपली स्पिरिचुअल पर्सन सर, आई रियली रिस्पेक्ट एंड एडमायर यू, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है, स्पेशली माँ काली माँ तारा के बारे में जो आपने मुझे ज्ञान दिया है, उससे मैं आज भी लाभ उठाता हूँ। आप जो लोग अभी भी नशों में या लाइफ में फंसे हुए हैं, अपने जीवन में कष्टों से निकल रहे हैं, उनके लिए आप स्पिरिचुअलिटी वाइज कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे कि जिनसे उसको फायदा हो उन लोगों को? देखिए, ऐसी बात है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ कुछ बताने के लिए, क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, पहली बात। और ना ही मैं एनलाइटेंड हूँ, ना ही मेरे पास ऐसी कुछ मैजिकल शक्तियाँ हैं, कोई सिद्धि, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि दो रास्ते हैं। एक प्रेम का मार्ग है, एक ध्यान का मार्ग है। अगर आप बहुत विचारशील आदमी हैं, आप सोच विचार करके चलते हैं, आप सब कुछ खुद से टेस्ट करके देखना चाहते हैं, तो आप ध्यान का मार्ग पकड़िए। जी। एक सबसे सिंपल जो टेक्निक गौतम बुद्ध ने बताई है, उससे पहले विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने बताई है कि आप अपनी आती जाती सांस को देखें, आंख बंद कर लें, और सांस को कोई प्राणायाम नहीं करना है। हम्म। वो अपने जैसे भी फ्लो हो रही है, आप उसको देखें। इससे होता क्या है कि ये जो मन मन हमेशा पास्ट या फ्यूचर में रहता है, या तो भूतकाल या भविष्य काल में रहता है। तो ये सांस को देखने से आदमी अचानक से प्रेजेंट और वर्तमान में आ जाता है। राइट, राइट। और जिसके वजह से उसका एंजाइटी, दुख, ये सब कट जाता है। राइट, तो ये एक सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल टेक्निक है मेरे हिसाब से। राइट। लोग सिंपल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। लोगों को कुछ कॉम्प्लिकेटेड मंत्र तंत्र यंत्र और पता नहीं क्या क्या होता है। और कितने लोग तो स्पिरिचुअलिटी का धंधा ही बना रखे हैं। तो बहुत कुछ होता है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस में बोलूँगा कि इससे सिंपल और इससे इफेक्टिव कोई टेक्निक नहीं है। जी। ये एक छोटी सी ध्यान की टेक्निक है। ध्यान के बहुत सारे अनगिनत टेक्निक्स हैं, बट ये सबसे सिंपल है क्योंकि सांस सबकी चल रही है। राइट, राइट। और हम उसको पकड़ सकते हैं, सांस को पकड़ सकते हैं, और सांस को देख सकते हैं और स्थिर हो सकते हैं। जी। जी। और
और अगर आप बहुत हार्ट ओरिएंटेड आदमी हैं, आप बहुत भावुक आदमी हैं, आप दिल से सोचते हैं, आप लोगों से प्रेम करते हैं, आप नेचर से प्रेम करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं। एक तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ और प्रकृति में सैर करना एक तरफ। सबसे ज्यादा अगर कुछ सिखाती है तो आप, या आदमी को जो हील करती है या अंदर से उसकी दुखों को मिटाती है, आप शाम के समय किसी जंगल में घूमने चले जाएं, आप पेड़ पक्षी को देखें, आप किसी शांत तालाब के पास बैठें और आप प्रकृति के साथ समय बिताएं, तो प्रकृति माँ होती है और प्रकृति आपको बहुत ही अच्छे से माँ की तरह प्यार करती है और आपको अंदर से हील करती है। और अगर आप इमोशनल टाइप के आदमी हैं तो आप प्रेम मार्ग चुने, भक्ति मार्ग चुने। आपको अगर किसी भी भगवान पे विश्वास है, या शिव जी हो, या काली माँ हो, या तारा माँ हो, या कोई भी हो, गणेश जी हो, हनुमान जी हो, या गौतम बुद्ध हो, या महावीर हो, या अल्लाह ताला हो, खुदा हो, आपको जो भी पसंद आए, जो भी रास्ता, आप वहाँ पे जाएं, अपना मत्था टेकें और आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर कीजिए किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च में, और कुछ धार्मिक किताबें पढ़िए। स्वामी विवेकानंद से बड़ा और रामकृष्ण परमहंस से बड़ा स्पिरिचुअल जीनियस मैं किसी को नहीं मानता हूँ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन, ये मेरी पर्सनल वो है, क्योंकि मैं उस लीनिएज से बिलोंग करता हूँ एक्चुअली। जी। तो होता ही है, आदमी को अपने बाप माँ से ज्यादा प्यार होता है, तो राइट। रामकृष्ण जो भी है, तो मैं बोलूँगा कि रामकृष्ण परमहंस ने लाइफ के सारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस और सारे सारी समस्याओं को, और सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे 64 तंत्र और दुनिया में जो कुछ भी है, वो सबको बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी कहानियों में बहुत गहरे गहरे राज बता दिए उन्होंने। तो आप रामकृष्ण को पढ़िए, क्योंकि वो अवतार हैं, वो अवतार नहीं, अवतार वरिष्ठम है। क्योंकि जो त्रेता में राम थे और जो द्वापर में कृष्ण थे, वो कलयुग में राम कृष्ण है। तो आप उनकी शरण में जाइए, और आपको जो भी भगवान अच्छे लगे, जैसे काली माँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप उधर जाइए। आप किसी पंडित और ये तांत्रिक वांत्रिक इनके चक्करों में मत पड़िए। मैं एक खराब वर्ड यूज करना चाहता हूँ, बट मुझे उसके अलावा कोई वर्ड मिल नहीं नहीं रहा नहीं, है। लेट्स नॉट। हाँ, मतलब आई विल नॉट यूज अ बैड वर्ड, बट व्हाट आई विल से इज दैट डोंट यूज अ मिडिल मैन। हाँ। आप भगवान से डायरेक्ट बात कीजिए, आप अपनी मन की बात भगवान को बोलिए। काली माँ हो गई, तारा माँ हो गई, शंकर भगवान हो गए। आप कोई बीच में आप कोई माध्यम मत ढूंढिए, कोई पंडित, कोई पुरोहित, कोई तांत्रिक, कोई आचार्य। आप खुद के सवाल के जवाब खुद ढूंढिए और खुद रिसर्च कीजिए, और आप प्रेम कीजिए, क्योंकि वो इजीएस्ट, प्रेम और भक्ति इजीएस्ट पाथ है। तो जो प्रेम आपने नशे में लगा रखा है, उसका 1% भी आप भगवान को दे दीजिएगा, तो मुझे लगता है बहुत फायदा होगा। बस मैं इतना ही बोलना चाहता राइट। जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो, ये गुरबाणी में भी लिखा है प्रभु, जैसे आपने कहा। हूँ। जी जी ओके। जी। सो इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट फ्रॉम द बुक, सर? Yes, I would like to talk about firstly, what was your motivation behind quitting drugs? Behind quitting drugs? Yeah. Well, नशे छोड़ने के पीछे तो इंस्पिरेशन पता नहीं क्या था कि नहीं था, लेकिन हाँ, जिंदगी को दोबारा से एंजॉय करने के पीछे, जिंदगी को अच्छी तरह से जीने के पीछे, और अपनी जो दुर्दशा मैंने खुद ही कर ली थी बिकॉज ऑफ माय ओन एक्शंस, बिकॉज ऑफ एडिक्शन, बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स, जो जिसकी वजह से मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया था, उससे बाहर निकलने की इंस्पिरेशंस थी। तो नशे छोड़ने की कोई ऐसी खास इंस्पिरेशन नहीं थी। इंस्पिरेशन ये थी कि
जिंदगी को दोबारा से अच्छी तरह से जिया जाए, यू नो, दैट वाज द इंस्पिरेशन। एंड यू नो, जब मैं ड्रग्स में गया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, दैट वाज बिकॉज ऑफ माय ओन फीलिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, कि हर एक चीज करके देखेंगे, कि जीवन में जो भी है वो करके देखेंगे। बट वो करते 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 एक ऐसी जगह पर पहुंच गया मैं कि जहां पर जीवन ही निरर्थक और जीवन ही बड़ा बेस्वाद और बड़ा दर्द दर्द देने वाला महसूस हो रहा था। तो जब जिस दिन मुझे ये लगा कि अब बहुत हो चुका ये, मतलब बहुत बहुत हो चुका है, अब उस इससे ज्यादा अब नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो दैट वाज माय इंस्पिरेशन। जैसे मैंने अपनी इस किताब में लिखा ही है, यू नो, व्हेन माय फादर डाइड, दैट वाज द डार्केस्ट पॉइंट इन माय स्टोरी। एंड यू नो, नशे तो मैं मतलब कर ही रहा था, जो कर रहा था मैं सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसके पीछे अंडरलाइंग कॉजेज थे जब मैं कर भी रहा था। और जब मेरे फादर की डेथ के बाद मैं बहुत ज्यादा उनमें चला गया था, जब व्हेन आई स्टार्टेड इंजेक्टिंग ड्रग्स। आईडी यूजर होना एक अलग ही लीग है, एज यू माइट हैव हर्ड अबाउट। नहीं नहीं, जो लोग मेन लाइन करते हैं और मेन लाइन आईवी जो इंजेक्ट करते हैं, नहीं, पहले ऐसा तो सलाम कोई ठोकता हूँ। कोई सलाम वाली नहीं बात नहीं। नहीं है, ये कोई सलाम वाली बात ही नहीं है। जी। नहीं, सलाम वाली बात ये तो है ही, क्योंकि वो एक अलग ही लीग है। जी। वो इट इज़ द बिग बॉयज क्लब, इट इज़ द बिग बॉयज क्लब। जी। लेकिन उससे भी बड़ी सलाम लेने वाली ये बात है कि आईवी हेरोइन यूजर होके फिर वापस नॉर्मल लाइफ में आना, वो उससे बड़ी सलाम वाली बात है एक्चुअली। थैंक यू, थैंक यू। सो व्हाट हैपेंड वाज, जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, असमय मृत्यु हुई, तो एकदम से सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, पूरे परिवार की। और एक ड्रग एडिक्ट तो अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है, वो अपने आसपास बिजनेस की और फैमिली की जिम्मेदारी कहाँ से उठा सकता है, वो नहीं उठा पाता है। उस समय दैट वाज द टाइम जब मुझे जाग जाना चाहिए था, बट मैं उस समय जागा नहीं। उस समय आई चोज टू, यू नो, निग्लेक्ट द रियलिटी। एंड जिस तरह से लोग भागने के लिए ही नशा करते हैं, तो उस समय मैं भागने के लिए ही नशा कर रहा था। इनफैक्ट मैंने आपको पहले बताया भी है ये, कि उस समय तो मैं आई वॉज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड, एंड रनिंग अवे फ्रॉम रियलिटी वॉज द ओनली थिंग जो नशे नशे मुझे दे रहे थे, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब जब मुझे लगा नाउ इनफ इज इनफ, एंड जिस मौत को मैं अपने लिए चाह रहा था, जब वो मेरे अपने प्रिय मित्र को मिली, जो चाह ही नहीं रहा था मरना, वो तो सिर्फ उस समय तक मजा ही ले रहा था बेचारा, जब उसकी ओवरडोज से डेथ हो गई, तो देन आई न्यू। जब उसकी फैमिली को मैंने देखा, जब मैंने देखा कि उसके पीछे जो लोग हैं, वो तो चला गया, उसके जाने के बाद उसके परिवार पे क्या बीता है वो मैं ही जानता हूँ, उसका परिवार ही जानता है। तो मुझे पता था कि अगर मैं चला गया तो मेरे पीछे तो जैसे उसके फादर थे, जो मेरे फ्रेंड की डेथ हुई उसके फादर थे देखने के लिए, मेरे तो फादर भी नहीं थे। अगर मैं चले जाता तो मेरे पीछे देखने वाला कोई भी नहीं था। सो इंस्पिरेशन तो क्या थी, एक पंजाबी च एक कहावत है, सेइंग इन पंजाबी, कि मच्छी पत्थर चट के वापस आती है। पत्थर चट के मतलब, जो आपका रॉक बॉटम है, जब आप उस पे पहुंच जाते हो, व्हेन यू नो कि इससे नीचे जाने के लिए और जगह ही नहीं है, देन या तो उस समय आप अपने अंदर कुछ चेंज लाते हो, और जिससे आप परिस्थितियां बदलने की कोशिश में लग जाते हो कि आज के बाद वैसा नहीं होगा जैसा आज तक चलता रहा है। कुछ लोग होते हैं जो वहां से भी वापस नहीं आ पाते हैं, और वो चाहे सुसाइड जैसे मैंने अटेम्प्ट की, मैं सफल नहीं हो पाया, कई लोग उसमें सफल नहीं हो पाते, लेकिन चाहे उनकी मौत ना होती हो, लेकिन उनकी एस्पिरेशंस मर जाती हैं, उनकी जीवन की जो धारा है वो मर जाती है, जीवन जीने की वही मर जाती है उनकी।
तो आई डेंट वांट टू बी देयर। मेरे अंदर कुछ शायद जिंदा था। और जैसे मैंने मेरे आई वॉज वेरी लकी कि मुझे आपके जैसे मेंटोर्स मिले जिन्होंने मुझे इस चीज में से निकलने में मदद की। उस समय मन्नू भैया थे जो मेरे जीवन में आए और जिन्होंने मेरे जीवन को परिवर्तित किया। ही ब्रॉट स्पिरिचुअलिटी इनटू माय लाइफ एंड जीने की इच्छा वापस लाए। और वो जो निर्भयता होती है वो लेकर आए मेरे जीवन में, क्योंकि उससे पहले मैं डर रहा था हर एक चीज से। आई यूज टू बी अफ्रेड ऑल द टाइम। आई यूज टू हैव दिस अननोन फेयर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग। बिकॉज अपने अपने बस अपने बल पे मैंने कुछ उससे पहले किया नहीं था। बिकॉज माई फादर वॉज स्ट्रांग, माई फादर वॉज पावरफुल, माई फादर वॉज रिच। तो उनकी वजह से ही मुझे जो था वो मिल रहा था। जब वो मिलना बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो गया। सब कुछ बंद हो गया। तो अपने दम से उठने की जो अपने दम से बाउंस बैक करने की जो इच्छा है वो तब पैदा हुई जब मुझे पता लगा कि मैं तो मर भी नहीं पाया। यू नो तो अब क्या करें, आगे क्या है। अब मर भी नहीं सकते हो आप। तो उसके आगे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि हर बंदे का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मेरे जीवन में मुझे बाहर निकालने के लिए मुझे बहुत लोग मिले जिनकी प्रेरणा से मैं बाहर निकल पाया, जिनके सानिध्य से मैं बाहर निकल पाया। और मैं यही इसीलिए ही मैं ये किताबें लिखता हूँ, या मैं ये पॉडकास्टें करता हूँ, या ये मोर्चा चलाता हूँ, ताकि कोई तो हो जिसको मेरा भी हेल्पिंग हैंड मिल सके और जिससे वो भी बाहर निकल सके जैसे मैं निकल पाया हूँ। तो इंस्पिरेशन यही थी कि अब इससे नीचे तो जा नहीं सकते, अब ऊपर ही उठना बाकी है। तो मच्छी पत्थर चट के वापस आ गई। इंस्पिरेशन यही थी कि इससे नीचे जाया नहीं जा सकता। अब मर भी नहीं पा रहे हो तो क्या करोगे आप। देयर आप देयर हैज टू बी प्लानिंग टू इट। आप आप एडिक्शन में सेल्फ कंपैशन के रोल के बारे में कुछ बोल सकते हैं? Self compassion, तो of course, the other day I was having this podcast with Victor from Sweden. You know him, you met him with me in Kolkata. So मैं उसमें ये बात बता रहा था, मैंने अपनी किताब में भी यही बात लिखी है कि यू हैव टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो जैसे आप अपने दोस्त को समझाओगे कि कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता, ये हो भी गया है तो भी कोई बात नहीं, भूल जाओ और आगे बढ़ो। फ्यूचर देखो, अपने फ्यूचर की तरफ देखो, प्लान की तरफ देखो, मिशन की तरफ देखो, किस तरह से आप इस चीज से बाहर निकल सकते हो, उस तरफ देखो। अगर आपसे गलती हो भी गई, फॉर एग्जाम्पल रिलैप्स हो जाता है नॉर्मली। आदमी सोचता है कि मैं ऐसे करूंगा, लेकिन कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से रिलैप्स हो जाता है। उन रिलैप्सेस से बचने के लिए यू नो बहुत सारी चीजें मैंने इस किताब में लिखी हैं। लेकिन अगर बचा ना भी जा पाए, अगर आप रिलैप्स हो भी जाओ, तो भी यू हैव टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ। अपने आप को वैसे ही उठाना है जैसे आप अपने किसी प्रिय मित्र को उठाते हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ है, आगे बढ़ो। नया दिन चढ़ा है, नबी नई सुबह हुई है, और इस नए दिन में अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए काम करो। तो वो सेल्फ कंपैशन, यू नो जैसे विक्टर का ये तर्क था कि अपनी तरफ सेल्फ कंपैशन होनी नहीं चाहिए। अपनी तरफ ऐसे ऐसे चलो जैसे कि कोई अथॉरिटेरियन आपकी तरफ चलता है कि अगर ये हुआ तो कैसे हुआ है, तुम्हारी गलती से हुआ, ये नहीं करना वो करना। बी मर्सीलेस टुवर्ड्स योरसेल्फ। टू अ सर्टेन पॉइंट वो भी ठीक है बात, लेकिन मुझे ये लगता है कि अपने आप को कंपैशनेट तरीके से ही देखना पड़ेगा। अपने आप की गलतियां माफ करनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि गलती माफ कर दी और अगली बार दोबारा से सेम गलती कर रहे हैं। गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ, जैसे आप अपने किसी मित्र की तरफ, जैसे आपकी तरफ या आप मेरी तरफ होंगे। जी। अच्छा, आपने ये जो किताब लिखी है, क्विट ड्रग्स लाइक मी, जी। तो इसका कोर मैसेज क्या है, इसका मेन संदेश क्या है? आप संक्षिप्त में बता सकते हैं, मतलब जी। मेन, ताकि हम लिसनर्स को या व्यूअर्स को मेन मैसेज बता पाएं। जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्विट ड्रग्स लाइक मी इज अ मेमोir of my own experiences.
और किस तरीके से मैंने अपने ऊपर टेक्निक्स लगाई और मैं अपने नशे छोड़ पाया। तो ये हर उस इंसान के लिए है जो नशों के साथ स्ट्रगल कर रहा है, या फिर वो लोग जो किसी नशे करने वाले के वेल विशर्स हैं, उसके लव्ड वंस हैं, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या उसके आसपास हैं, जो उसका भला चाहते हैं। तो नशे छोड़ने की टेक्नोलॉजी एक बहुत डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी भी है और एक बहुत आसान टेक्नोलॉजी भी है। यू जस्ट हैव टू गेट इनटू द जिस्ट ऑफ इट कि ये चीज क्या है। एक नशे करने वाले इंसान की नजरिए से देखने की जरूरत है। अदरवाइज, जैसे आपने पहले कहा था कि हम लोग नशे करने वाले को एक क्रिमिनल की तरफ से देखते हैं, एक टैबू की तरह से देखते हैं कि ये इंसान दुनिया में क्यों आया है, इसका चले जाना ही बेहतर है। इसी वजह से लोग ज्यादातर अपने जो घर में एडिक्ट्स होते हैं उनको डी एडिक्शन सेंटर्स में कमिट करा देते हैं, अगर उनके पास रिसोर्सेज हो, क्योंकि दे डोंट वांट टू डील विद इट। दे जस्ट वांट कि इसको ले जाओ यहाँ से, और इस राक्षस को हमारी नजरों से दूर करो, और इसको सही करके हमारे पास कहीं से ले आओ। जबकि जो तरीका है उसको सही करने का, वो डिफरेंट है। वो ये तरीका नहीं है, उसको क्रिमिनलाइज करके, मार्जिनलाइज करके बात नहीं बनने वाली है, कभी भी नहीं बनेगी। तो अगर ये किताब किसी एक इंसान के ऐसे के काम आ जाती है जो नशा छोड़ना चाहता है, या जो किसी ऐसे नशे करने वाले के आसपास में है जो उसका भला चाहता है, उसको वो गिफ्ट करे, उसको पढ़वाए उस किताब को, तो हो सकता है कि उसमें कोई मेरी एक्सपीरियंसेस के साथ उसकी जुड़ती हुई कोई चीज़ हो जो उसके काम में आ जाए। और एक आदमी अगर इसमें से निकल जाए तो दैट इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द बुक सर। वेरी वेल स्पोकन, विक्रम पाजी। एंड आप विड्रॉवल मैनेजमेंट के बारे में कुछ बोल सकते हैं, जब आदमी को तलब लगती है और वो खुद से वो नशे छोड़ना चाहता है, लेकिन उसका शरीर और मन उसको विवश करता है, उसको बार बार बोलता है, उसको तकलीफ देता है, उसको परेशानी होती है, बेचैनी होती है। जो हार्ड ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनको फिर वो बीमार पड़ जाते हैं, बॉडी शेक करती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है। तो एक एडिक्ट इस दौर से कैसे गुजर सकता है? आपके पास कुछ सलाह है उनको देने के लिए? जी जी। सो जैसे आपने किताब पढ़ी होगी, किताब के अंदर एक चैप्टर स्पेशली है विड्रॉल और विड्रॉल सिम्टम्स मैनेजमेंट के लिए, रिलैप्स के लिए। मेरा एक बड़ा, जिस समय मैंने नशे छोड़े थे उस समय पे विड्रॉल सिम्टम्स के साथ मैं भी जूझ रहा था। तो उसके लिए एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो मैंने इसमें लिखी है, जिसमें एक आयुर्वेदिक तरीका है रिलैप्स से बचने के लिए, जिसमें खसखस है, बादाम है, मगज है, इस तरह की चीज़ें हैं, गाय के दूध में पकाई गई है। अगर कोई आदमी अपने विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करना चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है इस तरीके से। और दूसरा, मोर देन मैनेजिंग द विड्रॉल सिम्टम्स, इट इज अबाउट मैनेजिंग द ट्रिगर्स जो आपको नशे की तरफ वापस लेके जाते हैं। जो ट्रिगर्स हैं आपके, आपका अकेलापन है, आपकी टेंशन है, डिप्रेशन है, आपके दोस्त हैं जो पुराने आपके साथ नशे लगाते थे, वहां जाएंगे तो दोबारा से नशे करेंगे। इन चीजों को मैनेज करके भी रिलैप्स को मैनेज किया जा सकता है, दोबारा से नशे की तरफ आप वापस ना जाएं। और माइंडफुलनेस बेस्ड रिलैप्स प्रिवेंशन, उसके ऊपर अलग से जो चैप्टर है उसमें माइंडफुलनेस का जो बताया गया है, दैट वंस यू आर अवेयर दैट, बड़ी ऐसी बात लगेगी सुनने में, ये सब मोह माया है। मेडिटेट कीजिए, असली में बी इन द प्रेजेंट मोमेंट राइट नाउ, और इस चीज को रियलाइज कीजिए कि वट एवर यू डू नाउ इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। जो आप अभी कर रहे हो उससे ही आप कल को दुखी या सुखी होगे। तो जो लोटस सूत्र है भगवान बुद्ध का दिया हुआ, वो यहाँ पे आता है कि लाइक द लोटस फ्लावर, कमल के फूल की तरह, जो उसी समय पर उगता भी है और उसी समय पे बीज भी छोड़ता है और उसी समय पे दोबारा से उगता है, उसी तरह से जो आप अभी कर रहे हो, आप बीज अभी छोड़ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो।
यू नो। अगर आप नशे की तरफ जाके रिलैप्स करके नशे को अपना के अपनी रियलिटी से दूर भाग रहे हो, तो वो आपको वहीं लेके जाएगा, बिकॉज रियलिटी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। रियलिटी तो उधर ही खड़ी है, जो आपकी प्रॉब्लम्स टेंशंस है वो वहीं खड़ी है। लेकिन अगर उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की तरफ जाओगे, जैसे मैं मैंने जो दूसरी जो किताब लिखी है उसके अंदर मैंने एडिक्शन के बाद की अपनी जो रिकवरी है उसकी प्रोसेस के बारे में बात की है। उसके बारे में मैंने अपनी फेवरेट फिल्म्स जो हैं, फिल्म्स ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, जिसमें एक जब वी मेट फिल्म नाम की फिल्म है, जो इम्तियाज़ अली ने बनाई है। इम्तियाज़ अली हैज़ बीन माई मेंटोर विदाउट हिम बीइंग नोइंग कि वो मेरा मेंटोर है। उसमें उन्होंने एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर दिखाया है, शाहिद कपूर, जो कि सुसाइड करने जा रहा है, और उसको कोई ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो करीना कपूर के रूप में, जिससे इंस्पायर होके ही गेट्स बैक एट हिज प्रॉब्लम्स, ही एड्रेसेस हिज प्रॉब्लम्स। वो वापस जाते ही अपनी जितनी कोर प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करते हुए अपने जीवन को उसी लकीर पे वापस लेकर आता है। तो दैट इज द वे ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट बाय द वे। तो ये मेरा तरीका था रिलैप्स से बचने के लिए, नशों से बाहर आने के लिए, जो कि कोई भी इंसान अपना सकता है। और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जो मेरे सबसे ज़्यादा काम में आई है। तो मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, एंड वो सब मैंने किताब में लिखा है। कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, मदद लेना चाहे तो ले सकता है। तो यस। मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमने एडिक्ट की तो बहुत बात की, लेकिन जो लोग एडिक्ट से प्यार करते हैं या जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके माता पिता, उनकी वाइफ, उनकी गर्लफ्रेंड, उनका बॉयफ्रेंड, उनकी बच्चे, तो उन पे क्या बीतती है? और वैसे फैमिली एनोनिमस बोल के एक संस्था है, आपको पता ही होगा, जहाँ पे एडिक्ट की फैमिलीज जाते हैं। लेकिन आपके हिसाब से व्हाट इज़ द बेस्ट वे कि जब एक पूरा एडिक्शन का साइकिल चलता है और जब आदमी अपने कंट्रोल में नहीं होता है और वो खुद को भी बर्बाद करता है, और लड़ाई झगड़े होते हैं और परिवार में अशांति होती है, और आ, कितने लोगों के तो पैसे के भी लोन लग जाते हैं, और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स एक साथ हो जाती हैं। अम, कितने लोगों के क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है एक साथ। तो उस समय किसी की वाइफ, किसी की मदर, किसी की फादर, किसी के बच्चे, वो अपने आप को क्योंकि एडिक्ट तो बचाना ही है, बट वो स्ट्रेस और वो टेंशन से तो वो भी तो मरे जा रहे हैं। तो उनके बारे में हम कुछ बता सकते हो कि एक फैमिली कैसे अपने आप को हैंडल करे, या मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी जी। तो फैमिलीज जो हैं वो तो सफ़र करती हैं भैया, उनका तो फर्ज है सफ़र करने का। एंड ज़्यादातर होता है क्या है कि ये जो डी एडिक्शन सेंटर्स वाले हैं वो उनके उसी वो जो उनका कंसर्न है उसी से पैसे कमाते हैं, लोगों को अपने पास रखते हैं काफ़ी काफ़ी समय तक। और मैं फैमिलीज और लव्ड वंस को यही बताना चाहूँगा कि ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। द एडिक्ट इज ऑलरेडी सफरिंग, आप उसको उठा करके एक जेल के अंदर फेंक रहे हो। जेल से भी बदतर जगह है वो जहाँ पे फेंक रहे हो। और वापस आते ही वहां से डी एडिक्शन सेंटर से बाहर निकलते ही जो एडिक्ट्स हैं वो नशा जरूर करते हैं। 99% ऑफ द टाइम्स हमने देखा है। और ज्यादातर जो ओवरडोज से मौतें हैं वो भी तभी होती हैं, क्योंकि अंदर डी एडिक्शन सेंटर पे रहने के बाद उनके सिस्टम तो क्लीन हो जाते हैं, लेकिन उनका जो माइंड है, ब्रेन है, उसके अंदर से वो कीड़ा नहीं निकलता है। वो बाहर जाते ही दोबारा से वही डोज लेते हैं जो वो पहले लेते आ रहे थे। लेकिन बिकॉज उनका सिस्टम क्लीन हो चुका है, इस वजह से उनकी ओवरडोज से डेथ्स भी हो जाती है। तो ये तरीका सही नहीं है उनको कमिट करने का किसी भी जगह पर। सबसे बढ़िया तरीका तो इंटरवेंशन है। जो हमारे कल्चर में इंटरवेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसमें आप एक प्रोफेशनल को बिठाते हैं, पूरा परिवार बिठाते हैं, सारे लोगों को बिठाते हैं, और जो एडिक्ट की अंडरलाइंग कॉज है, जिसकी वजह से वो एडिक्शन में है। जैसे कई लोग तो चलो इस तरह के भी होते हैं जो मजे के लिए एडिक्शन में चले जाते हैं, उनका इलाज करना फिर भी थोड़ा संभव होता है, बिकॉज जब जब उनको लगता है कि हम बर्बाद हो रहे हैं और हमें इनसे बाहर आना चाहिए चीज़ों से, तो वो आ जाते हैं। जैसे आजकल के लड़के लड़कियां हैं, वो
मॉडरेशन में ड्रग्स ले रहे हैं, उनको पता है, दे आर वेरी अवेयर, क्योंकि सोशल मीडिया इतना तेज है तो उनको पता है कि इससे क्या बुराई है, इसमें क्या नुकसान हो सकता है। मॉडरेशन में कई लोग चल रहे हैं, लेकिन जो लोग अंडरलाइन कॉजेज की वजह से चल रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जैसे और भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, यू वुड नो बेटर, जिसकी वजह से वो नशों में जाते हैं, उन अंडरलाइंग कॉजेज को पहले एड्रेस करना जरूरी है। सो दैट इज व्हाई अ थेरेपिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप थेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे हो, आप बहुत बड़ी चीज एक लूज कर रहे हो। थेरेपिस्ट के पास आपको जाना ही चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइकेट्रिस्ट जो आपको दवाई दे के ठीक करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिस्ट जो आपको बगैर दवाई के थेरेपी से सही कर सकते हैं, आपकी अंडरलाइंग कॉजेज को सही कर सकते हैं। और अगर आप वहां नहीं जा सकते हो तो आपको जैसे एनए है, या जैसे आपने फैमिली एनोनिमस बताया, या जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, वहां जाइए। वहां पे सपोर्ट ग्रुप है, आपके जैसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं आप ही के जैसे, उनको देख के आप बाहर आ सकते हो। और जैसे कि मैंने इस किताब में लिखा है, नारकोटिक्स एनोनिमस में जो जो मेरे साथ रिलेटेड चीज थी, उसके अंदर एक स्पॉन्सर नाम की चीज भी है। जो स्पॉन्सर है वो आपका मेंटोर है, जैसे मैं मेंटोर हूँ जो कई लोगों को, कई लड़कों को मेंटोर कर चुका हूँ। वैसे ही एक मेंटोर चाहिए आपको, जो आपको अपने एक्सपीरियंस से बाहर निकलने का रास्ता बता सके। तो फैमिलीज को तो यही चाहिए कि उसको क्रिमिनल की तरह मत देखिए एडिक्ट को, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। जैसे आपने बताया कि किसी को डायबिटीज हो जाए तो उसको तो इंसुलिन चाहिए, वैसे ही अगर किसी को एडिक्शन की बीमारी हो जाए तो उसको थेरेपी चाहिए। उसको उसकी अंडरलाइन कॉजेज को एड्रेस करना जरूरी है। इट्स नॉट कि उसको दवाइयां दे के आप ठीक नहीं कर सकते। जो जो उसकी वजह है, जिसकी वजह से वो नशे कर रहा है, वो वजह दूर करनी पहले जरूरी है। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे जो लोग हार्ड ड्रग्स करते हैं, जैसे मेथाम्फेटामिन हो गया, या हेरोइन हो गया, या जिसको देशी भाषा में पंजाब में बोलते हैं चिट्टे लगाना, ब्राउन शुगर हो गया, या तो उसमें आप दवाइयाँ जैसे मेथाडोन वगैरह, सबॉक्सोन, मेथाडोन, आप इनके बारे में कुछ बता सकते हैं, तो कि दिस रियली सेव्स लाइफ, बहुत सारे लोगों की जान बचती है। या सो सी I'd like to talk about the scene in पंजाब, बिकॉज मैं पंजाब में रहता हूँ। यहाँ पे ज्यादातर जो लड़के हैं वो चिट्टा इंजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई कोई इंजेक्ट कर रहा है, हैवी डोजेस ले रहा है, तो एकदम से उसका तो नशा छुड़वाना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होता। तो पहले पहले कुछ देर के लिए उसको वीन ऑफ करने के लिए, उसके नशे को, उसको ओएसटी पे जो एडनॉक और बुप्रीनॉर्फिन जैसी चीजें हैं, उन पे लगाना ही पड़ता है थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद फिर उनकी डी एडिक्शन के लिए उनको जो सरकारी सेंटर है उसके अंदर छोड़ देना चाहिए। या फिर कुछ लोग जो अ, अपने विल पावर से उसको खुद ही टेपर ऑफ कर सकते हैं, उनको टेपर ऑफ कर लेना चाहिए। ताकि, क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादातर क्या है कि जो लोग चिट्टा लगाते हैं, जो लोग अफीम लगाते हैं, ये काफी महंगी चीजें हैं। चिट्टा, अफीम सब, मतलब हेरोइन, अफीम, ओपीएम जो है वो महंगी चीजें हैं, महंगे में आती हैं। तो लोग नशा करने के लिए, फ्री में नशा करने के लिए जो सरकारी सेंटर से ओएसटी मिलती है वो लगाते हैं। तो मतलब इट्स जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ देयर नशा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ओएसटी फायदेमंद नहीं है, फायदेमंद है, वो जान तो बचाती है, लेकिन वो खुद ही एडिक्टिव है। अगर आप ओएसटी का नशा ही जारी रखें, तो मैंने कई लोग देखे हैं जो 10 15 20 साल से वही नशा कर रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ? डिपेंडेंस तो वही है, जो आपकी केमिकल इम्बेलेंस है शरीर के अंदर, वो तो वही है, उससे तो आप बाहर नहीं आ पाए। तो रिप्लेस वो कर सकता है, लेकिन उसको धीरे धीरे करके, टेपर ऑफ करके छोड़ना ही बेहतर है। नहीं तो ओएसटी इज अ गुड थिंग, और कुछ देर के लिए इसको अपनाया जा सकता है। जी, मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक तो हो गया है नशे छोड़ने की बात, और जब सोचिए कि कोई आदमी, कोई लड़का या लड़की रिकवरी के प्रोसेस में आता है, तो
एक तो पार्ट हो गया नशे से लड़ना, छोड़ना, ट्राइंग टू स्टे क्लीन। और उसके बाद एक वो नॉर्मल सोसाइटी समाज की धारा में कैसे आ सकता है, उसको काम करना है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ही हैज टू बिकम अ गुड हस्बैंड और शी हैज टू बिकम अ गुड डॉटर। तो एक जो लाइफ पूरा जर्जर हो चुका है, जो लाइफ पूरी बर्बाद हो चुकी है, उसको ग्राउंड से बिल्डिंग ब्लॉक्स करके कैसे कोई अम, लड़का या लड़की जो एडिक्ट हो, वो लाइफ में कैसे सक्सेस की तरफ और खुशी की तरफ और प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ सकता है। आप कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में? जी। सो इट ऑल डिपेंड्स। हर केस का अलग से ही सिस्टम है, हर केस का अलग से चलेगा। इट्स नॉट लाइक कि वन मेडिसिन फिट्स ऑल। द थिंग इज कि जब एक इंसान नशे में पड़ा था, या तो वो उससे पहले कुछ कर रहा था और कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वो एडिक्शन में पड़ गया, वो अपने रास्ते से भटक चुका है। या कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ करते ही नहीं थे, कभी भी उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, और वो सिर्फ एडिक्ट ही रहे हैं। दिस इज ऑल दे नो। एडिक्शन ही दैट इज समथिंग दैट वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, कभी काम नहीं किया, कभी कुछ किया ही नहीं है। तो दोनों का अलग अलग रास्ता है। अगर तो कोई इंसान भटक गया है अपने रास्ते से, तो वो बड़े आराम से वापस भी आ सकता है, और जिस तरीके से वो पीछे रह गया उस तरीके से स्किल ट्रेनिंग लेके दोबारा आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने कभी कुछ किया ही नहीं है, तो उसको तो फिर थोड़ा नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। और उसके लिए भी मैंने काफ़ी सिस्टम बिठा रखे हैं। जैसे हमारे इलाके में जो लोग नशा करते हैं, जो कुछ पहले करते थे, उनके लिए हमने ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम चला रखे हैं कि वो काम कर सकते हैं दोबारा से, जो छोड़ के आए थे, थोड़ा सा अपग्रेड करके अपने आप को। और जिन लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं, और हाँ, लेकिन जो 40 साल से उम्र से कम है, उनको हम लोग स्किल ट्रेनिंग दिलवाते हैं, जिससे उनको कोई नई चीज़ सीखने को मिले और एक नया स्किल अक्वायर करने को मिले, और उस जिससे वो काम कर सके। तो बेसिकली it is all about getting busy after you get out of rehab, get out of the addiction, and अपने आप को बिजी करने की बात है। जब तक आप अपने आप को बिजी नहीं करोगे, काम में नहीं लगाओगे, कर्म नहीं करोगे, हैविंग अ मिशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड किसी के पास अगर मिशन है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर मिशन नहीं है तो किसी और का मिशन ज्वाइन कीजिए। डू समथिंग वर्थवाइल विद योर लाइफ, सो दैट कि जो जीवन की निरर्थकता है, वो उसको पार पाके आप कुछ ना कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे द लाइफ शुड मेक सेंस, यू नो। और मेडिटेशन करने से, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो माइंडफुलनेस वाली, जिनसे करने से आप यू कम टू टर्म्स विद योर लाइफ, जिससे आप कुछ ऐसे काम कर सकते हो जिससे आपकी लाइफ में कुछ मतलब निकले। यू शुड हैव अ गोल इन लाइफ, यू शुड हैव अ मिशन इन लाइफ। हाँ, और अगर बहुत इजी बात है, अगर आप नशे करते हैं, आपके पास कोई मिशन नहीं है, तो भैया कोई बात नहीं, आप मेरे साथ ही जुड़ जाइए आके। मेरे पास अपना नौजवान मोर्चा है, तो हम आप उसको आपको उस पे काम पे लगा देंगे। किसी के पास कुछ भी नहीं है तो आ जाइए, लेकिन अगर कुछ हो तो ढूंढिए उसको और उस पे लग जाइए। लोगों की मदद करने से और लोगों को नशे से दूर करने से आप खुद को नशे से दूर करते हैं। किसी और की मदद करने से आप खुद की मदद करते हैं। मदद करना जरूरी है बस। दैट शुड बी द थिंग कि आप मदद करें, किसी और की करें जिससे आपकी अपनी मदद होगी, अपनी करें तो आपकी अपनी मदद होगी ही होगी। काम पे लगें, मिशन पे लगें, लोगों की मदद करें। डू समथिंग विद योर फ्री टाइम, बिकॉज जब आप नशा छोड़ेंगे तो नशे में बहुत ज़्यादा समय जाता है दिन में। सुबह से लेकर रात तक आपको अपना डीलर भी ट्रेस करना है, उससे सामान भी लेना है, अपने दोस्तों को ढूंढना है, जाके नशे भी करने हैं, और तो आपका सारा दिन बिजी रहेगा। लेकिन जब आप नशे से बाहर निकलोगे तो आपके पास यू विल हैव सो मच आइडल टाइम ऑन योर हैंड्स कि उसको पूरा करने के लिए यू विल नीड समथिंग बेटर टू रिप्लेस इट विद। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपके पास कोई ऐसा कुछ होना चाहिए जो आपके खाली समय को पूरा कर दे, वरना यू आर बाउंड टू रिलैप्स अगेन। दैट इज द मेन थिंग।
आपसे मैं एक ये सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है, लेकिन आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता था कि जैसे मुझे आपने बताया कि आपने कुछ महीने पहले वो गौतम बुद्ध की विपश्यना टेक्निक का आपने उपयोग किया। जी। तो जैसे बहुत सारा रिसर्च भी कहता है कि वो एक बहुत क्रांतिकारी टेक्निक है, और उसको सारे तरह के लोगों ने यूज़ किया है, जैसे एडिक्ट्स हो गए, नशेबाज, ड्रग एडिक्ट्स, क्रिमिनल्स हो गए, मर्डरर्स हो गए, जेलों में भी उसका बहुत सक्सेसफुल, उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। जी। तो आपने वो पूरा एक्सपीरियंस किया है, तो आप वो अपने विपश्यना एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी। जी। तो विपाशना हैज बिन मेरे जीवन के सबसे बढ़िया एक्सपीरियंसेस जो हैं उसमें से एक विपश्यना है। और वो एक एक्सपीरियंस ये नहीं है कि आप 10 दिन कहीं पे जाके, बिकॉज 10 दिन का एक वो उसका फ्री कोर्स होता है। जो लोग विपश्यना के बारे में नहीं जानते, मैं उनके लिए बता दूं कि विपश्यना वो मेडिटेशन टेक्निक है जो खुद गौतम बुद्ध ने लोगों को अरिहंत बनाने के लिए इस्तेमाल की थी, जब गौतम बुद्ध थे, आज से 2500 साल पहले जब वो थे। और वो टेक्निक जो है वो इंडिया से धीरे धीरे करके गायब हो गई थी, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस जो हमारे इंडिया में चलते रहते हैं। तो भगवान बुद्ध की दी हुई ये जो टेक्निक है ये बहुत ज्यादा काम करती है। एंड ये जैसे आपने पहले बात की कि ये सांस के ऊपर ध्यान देने से, आनापान से शुरू होती है कि आप अपनी सांस के ऊपर ध्यान देंगे तो आपका जो माइंड है जो भाग रहा है इधर उधर, उसको ट्रेन करने में आसानी होती है। एंड देन उसका जो मेन मकसद है वो ये है कि जीवन में सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अनिश्च है। तो आपके जीवन में अगर कुछ हो रहा है जो अच्छा है, तो उस जिस समय अच्छा चल रहा है उस समय पे अहंकार में मत आए। जिस समय बुरा चल रहा है तो उस समय डिप्रेशन में मत जाए, क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा। वो अहंकार भी निकल जाएगा, वो डिप्रेशन भी निकल जाएगी। और ये एक वो रोलर कोस्टर है जिस पे आप बैठे हुए हो, जिंदगी जो है। और यू नो विपाशना ने जिस तरीके से मेरे ऊपर इम्पैक्ट किया है, जो मैं सुबह और रात को जो विपश्यना करता हूँ उठने के बाद और सोने से पहले, और जो वो 10 दिन की विपश्यना थी, और जो एक साल में एक दफे करी जानी चाहिए, जो इस साल मुझे दिसंबर से पहले ही करनी है। यू रिमाइंडेड मी दैट, थैंक यू। तो यू नो तिहाड़ जेल में किरण बेदी जी ने विपश्यना ही करवाई थी, जिससे पूरी की पूरी उनकी जो करियर पाथ था वही बदल गया। और उसमें उन्होंने कुछ खास नहीं किया था, उसमें गोयनका जी ने ही किया था, जो जाके किया था तिहाड़ जेल के अंदर। और वहाँ पे तकरीबन 15,000 लोगों का उन्होंने कैंप लगाया। और आज भी तिहाड़ जेल के अंदर विपश्यना के कैंप्स हर महीने लगते हैं। हर महीने 20 दिन वहाँ पे विपश्यना के 2 कैंप्स लगते हैं। और जितने लोग, जितने चोर डाकू लुटेरे हत्यारे वहां से सही होके निकले हैं, इसका कोई नंबर ही नहीं है। एंड जैसे अंगुली माल की आपने स्टोरी सुनी ही है, जो गौतम बुद्ध की भी जान लेके हत्या करके उनकी उंगली डालने के लिए आए थे अपनी माला के अंदर, जो उनको शौक था। और वही मुड़ के अरिहंत बने। तो ये तरीका है भैया, जो जिस इंसान ने, लेट मी गेट टू द कैपेबिलिटीज ऑफ एडिक्ट नाउ। एक एडिक्ट एक इतनी सिचुएशंस में से निकलता है जो एक आम आदमी कभी भी फेस करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। और अगर एक एडिक्ट सही रास्ते पे आके सही काम करने में जुट जाए, जैसे कि मैं जुट गया हूँ, तो उसको अनस्टॉपेबल कहते हैं, क्योंकि वो डरता नहीं है किसी भी चीज से, वो एक अलग ही शक्ति बन के उभरता है। तो जो आपकी जो आपने गलत चीजें की हैं दुनिया में, जिन लोगों को रॉन्ग्स किए हैं आपने, उसको सही सुधारने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा। आपके अंदर जो चीजें फंसी हुई हैं उनको निकालने के लिए विपश्यना इज अ वेरी 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 गुड टूल। एंड आई वुड रेकमेंड कि हर इंसान जो कि किसी भी चीज से जूझ रहा है, नॉट ओनली एडिक्शन, एनीथिंग एल्स, जो भी दुनिया में डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑल दी मेंटल डिसऑर्डर्स, उसको विपाशना के लिए एक दफा जरूर जाना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात यह है कि विपाशना में अगर आप जाते हो तो यू नो
एक वो 10 दिन का आप क्या कह सकते हो उसको, आप साधु बन चुके हो, 10 दिन के लिए साधु हो, आप दुनिया छोड़ के जा चुके हो, वैराग्य में जा चुके हो। तो वो एक्सपीरियंस करते हो, आप 10 दिन के लिए चुप रहते हो, विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्या बोलो, इम्पॉसिबल टू डू इट। आप आम 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 दुनिया में आप 10 दिन के लिए चुप कैसे रह सकते हो? आप 10 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकते। 10 दिन के लिए चुप रहना और मेडिटेट करना और अ, उस तरह का सात्विक भोजन करना जो वहाँ मिलता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और रात को अंधेरे के बाद खाना नहीं, और समय से सो जाना, सारा दिन आपने ध्यान करना, दैट इज अ डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर ब्रदर। आई वुड वांट कि हर इंसान को विपश्यना करनी ही चाहिए। और जो एक नॉर्म था भी जब गौतम बुद्ध यहाँ पर थे, बुद्ध ऐसे ही भगवान नहीं माने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों की जो अ, पीड़ा थी उसको दूर किया, और उनके जीवन में एक अलग सी शांति लेकर आए जो आज भी पॉसिबल है। और विपश्यना में जो गोयंका जी गुरु जी हैं, जो वो जो सिखाते हैं, मतलब वो इस समय शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ही हैड द विजन कि मेरे वीडियो से ही लोग आगे बढ़ पाएंगे। वो कर रहे हैं, और दैट इज इम्पेकेबल सर। उससे उसका कोई मुकाबला ही नहीं है पूरी दुनिया में। एंड नीडलेस टू से कि ऑल ऑफ इट इज फ्री, दे डोंट चार्ज यू एनीथिंग, यू नो। आपके पास अगर पैसा नहीं भी है, आप नहीं भी, मतलब आप खर्चा नहीं कर सकते हो, फिर भी वहां पहुंच जाइए बस। सो हाँ। is there anything else that you'd like to talk about regarding the book, sir? नहीं, आई थिंक we've covered quite a lot of things and we've gone into a lot of depth, और बहुत गहराई से हमने बहुत सारे पक्ष हमने खोल के रख दिए हैं सारे लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम फैमिली टू पर्सनल डेवलपमेंट, विपस्सना, मेडिटेशन, सबॉक्सॉन, मेथाडोन ट्रीटमेंट, सोशल स्टिग्मा। हमने काफ़ी चीज़ों की बात कर ली और आपकी कुछ हिस्ट्री की भी बात की। अम, मेरे हिसाब से वी कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब इसके आगे तो वही समझेगा जो किताब खरीद के पढ़ेगा। Mhm. अ, Yeah, और क्योंकि अ, 1 घंटे के पॉडकास्ट में हम पूरी किताब तो नहीं बता पाएंगे। right. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स to buy this book and read this book by Mr. Vikram Sethi। इसमें सबसे बड़ी गर्व की बात यह है, मैं ऑथर हूँ, मैं बचपन से लिखता हूँ। मुझे आ, बहुत सारे लेखक अमेरिका से, यूरोप से, इंडिया से बहुत लोग जानते हैं। तो अगर मैंने किताब लिख दी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विक्रम पाजी का किताबों से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने मेहनत करके और एक किताब लिख के, और उस पे उसकी सक्सेस रेट आप अमेज़ॉन पे देख ही सकते हो, और लोगों की बढ़िया बढ़िया कमेंट्स, और द बुक्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक, so grab your copy today। एंड आप भी ये किताब खरीदिए और उससे अपने जीवन को बेहतर बनाइए। और अगर कोई अ, लड़का या लड़की ड्रग्स के प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो आप उसको रेकमेंड कीजिए। एंड बस, व्हाट डू यू हैव टू से फॉर फाइनल कमेंट्स मिस्टर सेठी? So the final comments are that first of all, I would like to thank you, sir, to take out the time and get with me on the podcast, and you could be kind enough. I know you're going through a lot, and सारा दिन की मेहनत के बाद आप इतना समय निकाल पाए, बिकॉज I'd like to tell the viewers कि इस समय समय क्या हुआ है। इस समय 4 बजे हुए हैं सुबह के। ये आप देखिए, इसमें तो थोड़ा सा वर्चुअल बैकग्राउंड की वजह से दिख नहीं रहा होगा। तो सुबह के 4 बजे हुए हैं, एंड वी आर हैविंग दिस पॉडकास्ट बिकॉज वेल, एनी टाइम इज गुड टाइम टू डू अ गुड थिंग।
तो जितनी हमने मेहनत की है इसको बनाने के लिए, उतनी मेहनत से आप अपनी जीवन को संवारने और सुधारने के लिए भी मेहनत कीजिए। और ये किताब खरीदिए, पॉडकास्ट सुनिए, और कोई दिक्कत आए तो मुझसे बात कीजिए। एंड इन द एंड मैं आकाश जी का धन्यवाद देता हूँ यहाँ आने के लिए, और अपने सारे श्रोताओं को इनवाइट करता हूँ कि आकाश जी की जो लिखी हुई किताबें हैं वो पढ़िए, और जिसके लिंक आपको पॉडकास्ट में मिल ही जाएंगे। और बस यही है कि कोई एक आदमी अगर इस किताब को पढ़ करके और अपने जीवन को संवार और सुधार सकता है, तो यही हमारी कोशिश थी, यही मेरी कोशिश थी, और यही हमारा काम था, बस इतना ही था। Thank you, sir. Thank you for joining us, joining me on the podcast, and giving your valuable reviews on the book and everything around the book. Thank you. थैंक यू। Thank you for watching the full episode. Don't forget to subscribe us for more episodes like this one. See you the next time. Bye.